एक और कमेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये हमारा कमेंट्स जो आ रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो है। तो पहले आप देखिए इस कमेंट की छोटी सी वीडियो क्लिप। तो इसमें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सही बात कह रहे हैं। इनफैक्ट जो बात उन्होंने बोली है बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने पहले कमेंट किया था, काफ़ी नेगेटिव थे उसको लेकर के, बट मेरे आंसर से कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ कि वो सेटिस्फाई हुए इनफैक्ट, है ना। तो इसमें कुछ गलत नहीं था, वो बहुत सही काम उन्होंने किया जो कि बाकी बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स ऑफ मेकिंग दैट कमेंट एंड रिप्लाइंग ऑल्सो। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो हैट्स ऑफ, उनका नाम भी इसमें आ रहा है जो कमेंट की क्लिप में दिख रहा है। बट इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने स्टार्ट किया था कि इतने लाख रुपए महंगी है गाड़ी, इतने रीसेल वैल्यू भी नहीं होगी, और फिर उन्होंने पेट्रोल पंप्स की भी बात की कि स्टेशन नहीं है, चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप की बात की। तो ये सारी चीजें आज कवर करेंगे इस वीडियो में, जिससे कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आए कि ईवी के अंदर जो भी दिमाग में मेरे इन सब्सक्राइबर के था, जो कि एक्चुअली में रिजॉल्व हो चुका है। उन्होंने खुद लिखा है कि वो अब ईवी खरीदेंगे, प्लान करेंगे कुछ मंथ्स में। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे कमेंट के बारे में, जिसका एक क्लिप मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन इन्होंने मेरे साथ किया, एंड फाइनली ये एग्री हुए मेरे पॉइंट से। क्या आप एग्री होंगे मेरे पॉइंट से कि नहीं, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और अगर कमेंट्स आते हैं जो कि एक्चुअली में लोगों के लिए वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी और हमें लग रहा है हमने उसको अभी तक कवर नहीं किया है, तो मैं जरूर इस सीरीज में उसको कवर करूंगा। तो आप भी इनवाइटेड हैं कमेंट करने के लिए, जिससे कि मैं आपका कमेंट भी इसी तरीके से एक वीडियो में कवर करूं। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। आप ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरा एक क्लिप मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, बट मैं आपको क्लिप दोबारा से नहीं दिखाऊंगा। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं उसको लेकर के, उस डिस्कशन को लेके, प्लस कुछ और पॉइंट्स भी, ऑल्दो मैं इन चीजों को पहले भी कवर कर चुका हूं, बट आज हम इसको अलग ढंग से कवर करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट होती है कहानी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से लेके। ऑल्दो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने नेक्सॉन को लेकर के कंपैरिजन किया है। मैंने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी को कंपेयर किया, वो भी नेक्सॉन के एक इकलौते वेरिएंट के साथ। तो वहां मैंने ये प्रूव किया कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ईवी की अब कम हो चुकी है। इनफैक्ट वहां पे डीजल की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सबसे ज्यादा थी और ईवी की लगभग आसपास आ रही थी पेट्रोल के। अगर आपके राज्य में सब्सिडी नहीं भी मिल रही है तो भी सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस था पेट्रोल से, और सीएनजी से तो वो और भी कम था, क्योंकि सीएनजी थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली होती है और सीएनजी में स्पेस भी आपको कम मिलता है कंपैरेटिवली ईवी से, या पेट्रोल में से भी। इनफैक्ट ईवी में स्पेस ज्यादा होता है क्योंकि वहां फ्रंक भी ऐड हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में तो ईवी विन कर रहा है। आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दे रहा हूं। उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे। चार्जिंग स्टेशंस, तो गाइस चार्जिंग स्टेशंस मैंने खुद ऑब्जर्व किया। मैंने 7,500 किलोमीटर में से 6,000 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर आउट स्टेशन चलाया है। चार्जिंग स्टेशंस दिक्कत इन टर्म्स की खराब पड़े हैं। चार्जिंग स्टेशंस बहुत हैं, लेकिन मेरा अगेन कहना यही है, मैंने गवर्नमेंट से पहले भी कहा, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई देख रहा है, कि चार्जिंग स्टेशंस को ठीक रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप नए चार्जर्स ऐड करें, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस काफी हैं और बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस पे उतना ज्यादा लोग आ भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं उनके लिए भी ये लॉस है। तो चार्जिंग स्टेशंस को सही रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक आइडिया है चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के, जो मैंने अपने ट्रिप्स में ऑब्जर्व किया। वो ये है कि मेरा मानना ये है कि हर होटल में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, भले ही बड़ा वाला ना हो, 12 किलोवाट का, 7 किलोवाट का भी होगा। तो जो गेस्ट रात को रुके हुए हैं उनकी पार्किंग में अगर वो लगा दे 3-4 चार्जर्स इस तरह के, या स्टैटिक भी अपने चार्जर्स लगा दे, जैसे मैंने देखा स्टैटिक भी एसी चार्जर्स लगाता है, तो वो जो भी गेस्ट रुके हुए हैं बहुत आराम से रात भर में ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, उनको इधर उधर चार्जिंग स्टेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है पेट्रोल पंप। हर पेट्रोल पंप में अगर डीसी फास्ट चार्जर्स को एक्टिव कर दिया जाए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि सही चलने ही चाहिए विद मॉनिटरिंग, क्योंकि पेट्रोल पंप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो नेशनलाइज पेट्रोल पंप है, यानी जो इंडियन ऑयल के हैं, एचपी के, बीपी के हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। और उनको अगर ये कर दिया जाए, जो कि मैं देख रहा हूँ लग रहा है,
बट चार्जर तो लग गए हैं, बहुत सारी जगह चल नहीं रहे हैं, खराब पड़े हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो लग भी जाए और चलने भी लगे और सीमलेस ऑपरेशन रहे, अगर इस चीज को गवर्नमेंट टेक केयर कर ले सेंट्रलाइज, तो मेरा मानना है कि चार्जिंग का सारा इशू खत्म हो जाएगा। ऑल्दो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे ना तो कोई इशू नहीं है। कौन से चार्जर्स में किस तरह से आपको ढूंढना है, इस रिलेटेड भी मैं पूरा एक अलग सीरीज मैंने बनाई हुई है, वहां मैं बता रहा हूँ आपको कि चार्जिंग कैसे यूज करना है, एप्स कैसे यूज करना है, कैसे चार्जिंग करनी है। वो सब आप चाहें सीखना, अगर आप एक नई ईवी ओनर हैं या लेने जा रहे हैं, तो वो भी आपको उपलब्ध होगा हमारे चैनल पे ही। तो चार्जिंग स्टेशन कोई इशू नहीं है, मैं इसको डिनाई करता हूँ। अगला है रेंज एंजाइटी। तो दोस्तों रेंज एंजाइटी के लिए अब सॉल्यूशंस आ गए हैं। जैसे मेरी ये गाड़ी है जो 500 किलोमीटर की हाईवे पे रेंज दे रही है, मैंने इसको प्रूव भी किया है, लोकली और भी ज्यादा दे रही है। और इनफैक्ट लोकली तो आपको 200 से ज्यादा की चाहिए ही नहीं रेंज, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 200 रेंज भी दे रही है, जो कि सबसे छोटी गाड़ी टियागो दे रही है, तो भी आप बहुत आराम से जो है अपना कितना भी रनिंग डेली का कर सकते हैं, रात को चार्ज कर सकते हैं घर पे और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रेंज एंजाइटी अगेन एक कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप सीएनजी या कोई और गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो उसको भी आपको रिफ्यूल तो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ईवी को तो आप इमरजेंसी में कहीं भी इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं। आप दूसरी किसी चीज में पानी तो लेके नहीं डाल सकते ना रास्ते में से। आपको पेट्रोल पंप ही चाहिए, आपको डीजल पंप ही चाहिए, आपको सीएनजी पंप ही चाहिए, तभी आप उसको डाल सकते हैं। बट ईवी का चार्जिंग ऑप्शंस ज्यादा एलैबोरेट है, ज्यादा वाइड है। इमरजेंसी के केस में आपको बॉटल लेकर के पेट्रोल पंप तक नहीं जाना पड़ेगा और वहां पे फीड करना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट कहीं भी अगर कोई किसी होटल में ढाबे में चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और आप फंस गए हैं, तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, चार्जेस लेके आपके लिए वो डेफिनेटली उसको कर देगा, क्योंकि आपके पास हमेशा एक पोर्टेबल चार्जर रहता है। इतनी चार्जिंग आपकी कुछ टाइम में हो जाएगी कि आप आसपास एक दूसरा चार्जिंग स्टेशन ढूंढ पाए। तो कोई हर्डल नहीं है, सिर्फ सोच की बात है, सिर्फ सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास डीजल गाड़ी भी है, मैं उससे भी बहुत लॉन्ग ट्रेवल्स करता आया हूं और एकदम से मैंने ईवी पे स्विच किया, बट मेरे को कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई है। अब बात आती है होम चार्जिंग की। इस पॉइंट पे मैं मानता हूं कि होम चार्जिंग करने पे ही ईवी के अंदर आप पैसा बचा सकते हैं, बट कुछ सोसाइटीज अलाउ नहीं करती हैं होम चार्जिंग करना। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए और उन सोसाइटीज को ये स्ट्रिक्टली आदेश देना चाहिए कि वो सिस्टम बनाए और अलाउ करें होम चार्जिंग। भाई जब मेरे घर में एक बिजली का कनेक्शन मैंने लिया है, मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, तो उस बिजली के कनेक्शन से मैं फ्रिज एसी चला सकता हूँ, एसी चला सकता हूँ, 2-2 4-4 एसी चला सकता हूँ, तो एक गाड़ी क्यों नहीं चार्ज कर सकता? आप मेरा ये पॉइंट है, मतलब ये अगर कोई देख रहा है जो सोसाइटी ओनर्स हैं, एक जबरदस्ती की बात अलग होती है, एक एडवांटेज उठाने की बात अलग होती है, बट यहाँ एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। ऐसे केस में एक चार्जर लगाने देना, जो कि आप अपने घर से तार लेके कनेक्शन लेके आ रहे हैं, उसमें क्या गलत है? आपको अगर अपना सेंट्रलाइज ट्रांसफार्मर और लोड का मैनेजमेंट इंक्रीज करना है उसके लिए, तो वो आप करिए ना। किसी के घर में वैसे भी लोड बढ़ सकता है। मेरे घर में एक एसी था, 4 एसी हो जाएंगे तो लोड बढ़ेगा नहीं। तो क्या आप मना कर दोगे कि आप एसी नहीं लगा सकते हैं? वही चीज यहाँ अप्लाई हो जाती है। आप एसी की जगह आप ईवी की चार्जिंग ले लो, क्या डिफरेंस है, क्या नुकसान है उसके अंदर? इनफैक्ट जो ईवी के चार्जर्स होते हैं, जो सेटअप होता है, वो बहुत सेफ होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से कंपनी उसको लगाती है, तो उससे कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है, वो बिल्कुल गलत सोच है। तो रिस्क इन्वॉल्व तो जो लोग घर में अपने कनेक्शन में चीजें चलाते हैं और ढंग से उसको अटैच नहीं करते हैं, ढंग से प्लगिंग नहीं होती है, वायर्स ठीक से टाइट नहीं होती हैं, वहां पे भी रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क इन्वॉल्व तो हर ही जगह है जहां आप इक्विपमेंट चलाएंगे। तो ये सारे बेबुनियादी तर्क हैं जो मैंने सुने हैं, जो सोसाइटीज रखती हैं। तो ये एक्चुअली में गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सोसाइटीज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए, अगर कोई सोसाइटी ऐसा कर रही हो, तो जिससे वो कंज्यूमर, जो सोसाइटी का ओनर है, फ्लैट ओनर, वो गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर पाए, जिससे वो एक्शन ले पाए। तभी ये चीज आगे बढ़ पाएगी। खाली ईवी पे सब्सिडी देने से और बोलने से कि ईवी बढ़ जाए, ईवी बढ़ जाए, ईवी नहीं बढ़ेगा। उसके हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए भी सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे। अगला है लाइफ ऑफ बैटरी। तो दोस्तों लाइफ ऑफ बैटरी बहुत अच्छी है। अगर सिंपल सा आप कैलकुलेशन करो तो 3000 चार्जिंग साइकिल्स की लाइफ होती है। अगर आपकी मिनिमम चार्ज रेंज वाली गाड़ी भी है तो 200 की रेंज होगी, तो 200 के हिसाब से आप 3000 को आप इंटू करोगे तो आपका 6 लाख किलोमीटर आ जाएगा। दोस्तों 6 लाख किलोमीटर बहुत होता है। 6 लाख के बाद भी अगर आप बैटरी को ढंग से लेके चलते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 80% 90% तक की रेंज आपको बैटरी तब भी दे रही होगी। और अगर आप तब भी 100% चाहते होंगे ना, तो वो थोड़े से सेल्स चेंज होकर के वो वापस से 100% पे कन्वर्ट हो सकती है। वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए कोई यूज केसेस नहीं है, बट ये सब चीज पॉसिबल है।
तो इसीलिए लाइफ ऑफ बैटरी कोई पॉइंट नहीं है। लाइफ ऑफ इंजन भी तो होती है। क्या इंजन की किसी की लाइफ होती है 6 लाख किलोमीटर की? नहीं होती ना। इंजन खत्म तो गाड़ी ही खत्म हो जाती है, राइट। यहाँ पे तो फिर भी आप कुछ सेल्स चेंज करके कुछ कॉस्ट के अंदर उसको वापस रिवाइव कर सकते हो। नहीं भी करना चाह रहे हैं तो 80% क्या बुरा है, 80% रेंज से भी काम चला सकते हो। उसके लिए अगर आपके पास बजट नहीं है करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80% 70% रेंज भी कम नहीं होती है। फाइनली रीसेल वैल्यू, इसका पॉइंट जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था कंपैरिजन वाला, मैंने उसमें पूरा का पूरा बहुत ढंग से बताया है। रीसेल वैल्यू में कहीं ना कहीं नहीं, इनफैक्ट ईवी ही विन करती है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बाकी की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू होगी 2 लाख 3 लाख जो भी होगी, वो बहुत गिरती जा रही है आज की डेट में। बट ईवी तो आपको पूरे ड्यूरेशन में इतना सारा पैसा बचा के दे रही है ना कि वो रीसेल वैल्यू से 3 गुना तो ज्यादा ऑलरेडी बचा के दे रही है आपको। तो रीसेल वैल्यू को तो पॉइंट ही नहीं आता। बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ दावे से कि ईवी की रीसेल वैल्यू पेट्रोल डीजल से ज्यादा होगी जिस दिन कंपैरिजन आएगा। ऐसी चीज पहले एक बार सीएनजी पे भी हुई थी, सीएनजी की रीसेल वैल्यू नहीं थी, मैं उसको खुद देख चुका हूँ। बट आज की डेट में सीएनजी की रीसेल वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो रीसेल वैल्यू तो डिमांड के ऊपर होती है और डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल है। तो रीसेल वैल्यू डेफिनेटली ईवी की बढ़ेगी और नहीं भी मान के चले ना तो वो ईवी आपको इतना बचा के दे रही है कि वो रीसेल वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है उसके सामने। तो ये थे मेरे तर्क। आपके क्या तर्क है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कमेंट्स का आंसर खुद से करता हूं यूट्यूब पे। इनफैक्ट अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट करिए या हमारा ईमेल आईडी electricvehicletalks@gmail.com, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये 2 जगह पे जो है मैं सेल्फ चेक करता हूं और खुद ही से रिप्लाई करता हूं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं रिप्लाई करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं संडे लाइव मैंने पीछे शुरू किया था। कुछ ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा है इस समय मेरे काम की और संडे को थोड़ा सा मेरे को घर को टाइम देना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। बट इस कमिंग संडे से मैं 100% लाइव वापस से रिज्यूम कर रहा हूं और वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। चाहे मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं तब भी मैं उसको डेफिनेटली संडे का लाइव कंटिन्यू रखूंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और आप चाहें तो संडे को लाइव आकर के मुझसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स ले सकते हैं। नंबर्स आई एम वेरी सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता। नंबर शेयर भी कर दूंगा तो आप मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं है मेरे पास। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन निकालूं जिससे एक्चुअली में मैं आपके साथ प्रॉपर जस्टिस कर पाऊं, क्योंकि नंबर से बात नहीं हो पाएगी, आप फिर डिसअपॉइंट होंगे। तो बेटर है आप यूट्यूब पे कमेंट करिए, ईमेल करिए, नहीं तो मेरे लाइव सेशन पे आइए संडे को, मोस्ट वेलकम। और मेरे से जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैं उसके आंसर दूंगा। जिनके आंसर नहीं दे पाऊंगा उनको मैं आपको बाद में डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया? कमेंट्स के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो बना के रिप्लाई देने का, जिससे सभी की हेल्प होती है। एक जना कमेंट करता है, उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करता है जो कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।